हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट देखिएगा, जब भी आपके पास एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, एमएससी प्रीवियस वाले देख सकते हैं, आईआईटी जैम वाले भी देख सकते हैं, जस्ट नेट गेट वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए आपके सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्किल में अपने इस चैनल को भेजिए जिससे सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं आज के लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एटॉमिक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया था, क्या होता है आपके पास एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आज के लेक्चर में अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो उसमें इंट्रोडक्शन किया था अपन ने, और अपन ने एटम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन किया था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अपन को क्या क्या नीड थी अपन को, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की मोशन की आपको क्या हो, जानकारी हो, इलेक्ट्रॉन की मोशन की जानकारी हो। न्यूक्लियस आपके पास रेस्ट में रहता है, न्यूक्लियस रेस्ट में रहता है, इसका भी अपन ने कारण बताया था कि आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं किससे बने होते हैं। न्यूक्लियॉन्स जेड बराबर किससे बना होता है, न्यूक्लियॉन्स पी प्लस एन से बने होते हैं। पी आपके पास क्या है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, और ये आपके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनसे बना होता है ये आपके पास जेड, जो कि आपके पास न्यूक्लियॉन्स होता है, जेड बना होता है। और जेड यानी न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स बना होता है, और ये आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स बनकर आपके पास न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं। न्यूक्लियस आपके पास क्रिएट करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस आपके पास क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था सब कुछ। ठीक है, उसको ही आगे अपन बात करेंगे कि आपके पास जो प्रोटॉन का मास होता है वो आपके पास क्या होता है, एम पी इक्वल टू 1836 एम ई, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसके कारण आपके पास इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होता है, एक एटम में आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, जबकि आपके पास क्या रहता है, न्यूट्रॉन, जो आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियस है, वो आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियन से बना न्यूक्लियस है, वो आपके पास रेस्ट में रहता है। ऐसी अपन ने बात की थी, एटम की अपन ने बात की थी, और उससे रिलेटेड अपन ने रेडियस निकाली थी। इलेक्ट्रॉन जब मूव करे तो उसके लिए अपन ने रेडियस निकाली थी और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, वो कुछ एक्सप्रेशन है, अपन को आगे नीड पड़ेगी, तो वो एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ। तो देखिएगा, वो आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, आर एन का जो एक्सप्रेशन था वो आपके पास देखिएगा क्या था। ठीक है, तो देखिएगा, एच क्रॉस स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और ये आपके पास एन स्क्वायर ओवर जेड, ये एक्सप्रेशन आपके पास रेडियस का था। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, 2.2 इंटू 10⁶, और ये आपके पास मीटर ओवर सेकेंड, जेड ओवर एन, ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, जो कि अपन ने लास्ट टाइम निकाला था। ठीक है, जो कि अपन ने क्या किया था, लास्ट टाइम निकाला था। इस तरीके के जो एक्सप्रेशन अपन ने लास्ट टाइम निकाले थे, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन है आर एन का, वो एक बार और देख लीजिएगा, 0.53 अंगस्ट्रम, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ओवर जेड। ये अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो देखिएगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, तो देखते जाइएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी का जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इन एक्सप्रेशन की आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, ये नीडफुल एक्सप्रेशन है, नीडफुल एक्सप्रेशन। आगे अपन बोर क्रॉसपोंडेंस क्रॉसपोंड बोर क्रॉसपोंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी ये नीड होगा। ठीक है, ये आपके पास नीड होगा, नीडफुल थिंग। ठीक है, ये डाल दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर देख के हो तो उसमें ये सारी बातें बता रखी है। तो आपके पास एनर्जी निकाल लें, एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए अपन एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं, तो ये आपके पास 3 नंबर है,
तो एनर्जी आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इससे बनी बनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, ई इक्वल टू आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी एम वी एन का स्क्वायर, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी के जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन मैंने पहले लगा दिया है, ई स्क्वायर ओवर रेडियस आर एन। ठीक है, ये हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। वी नो दैट कल अपन ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, तो देखिएगा कल अपन ने क्या पढ़ा था, एक स्टेटमेंट पढ़ा था, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट अपन ने देखा था। वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था अपने पास, तो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपके पास एम वी की स्क्वायर, ये आपके पास था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, वो आपके पास कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स के बराबर था, के जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो एक यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये आपके पास एम वी की एन स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, के जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालिएगा, एम वी स्क्वायर की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालिएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में ये वैल्यू डालिएगा। ये वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, ये वैल्यू ऐसे यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कीजिएगा, तो क्या बनेगी आपके पास, E इक्वल टू हाफ, और इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, के जेड ई स्क्वायर ओवर क्या वैल्यू है, आर एन। ठीक है, आर एन ये वैल्यू है, माइनस क्या बना है, के जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, नोट कीजिए इतना। ठीक है, नोट कीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड तक, क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बातें करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड का। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब मैं इतना पोर्शन मिटो रहा हूं, तो देखते जाइएगा आगे। नोट कर लिया होगा यहाँ तक तो अपन ने। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब आर एन की वैल्यू यहाँ डालिएगा, तो ई इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से देखिएगा ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, ये प्लस का हाफ है, ये माइनस का वन है, तो आपके पास माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन, और यहाँ से आप आर एन की वैल्यू डालिए, ये आपके पास आर एन की वैल्यू है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू डालिएगा एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा आपके पास एम के ई स्क्वायर, और ये आपके पास जेड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, जेड क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप देखिएगा ई की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, के कितने टाइम्स है, के 2 टाइम्स है। ठीक है, के 2 टाइम्स है, जेड कितने टाइम है, के 2 टाइम्स है, और जेड कितने टाइम है, जेड भी 2 टाइम्स है, जेड स्क्वायर। ई कितने टाइम्स है, एम एक बार है, और ई कितनी बार है, 4 टाइम, ये 2 ये। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह, 2 एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस के स्क्वायर एम ई की पावर 4 आवर, ये आपके पास लिख सकते हो एच क्रॉस स्क्वायर, ये 2 लगा सकते हो, और मल्टीप्लाई में आप जेड स्क्वायर लिख सकते हो, और अपॉन में क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर लिख सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया, एक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 4।
इक्वेशन नंबर 4, ये आपके पास एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आ गया, नोट कीजिएगा इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। अब ग्रोथ स्ट्रक्चर में अपन रीडबर्ग कांस्टेंट की बात करेंगे। रीडबर्ग कांस्टेंट की किस में बात करेंगे? ग्रोथ स्ट्रक्चर में करेंगे। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा इतना, फिर अपन आगे चल रहे हैं। आगे है आपके पास बोर क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो देखिएगा, बोर्स क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल, क्रॉसपोंड प्रिंसिपल, बोर क्रॉसपोंड ये डालिएगा बोर्स क्रॉसपोंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा बोर्स क्रॉसपोंड प्रिंसिपल। ठीक है, अब अपन क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ पर इसको मैं दो बातों से रिलेट करूँगा। ठीक है, यहाँ आप लाइएगा एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें अभी पढ़ने वाले हैं अपन, एटॉमिक फिजिक्स जिसमें अभी इसको रीड करने वाले हैं। एक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, एक आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में भी दो बातें से रिलेट करूंगा इसको। एक तो आपके पास है होती है ब्लैक बॉडी, एक होती है ब्लैक बॉडी, एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, एक आपके पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इन दोनों में अपन क्या करते हैं कि आपके पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में क्या करते हैं, जो आपके पास एन की वैल्यू होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, स्टेट्स की वैल्यू होती है, उनमें एन की वैल्यू होती है, वो एन की वैल्यू लार्ज कर देते हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ एन, लार्ज वैल्यू ऑफ एन। वहाँ आपके पास स्टेट्स की वैल्यू, वो आपके पास एन की वैल्यू लार्ज कर देते हैं। तो लार्ज करने पे क्या होता है आपके पास, लार्ज करने पे क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास किस में चेंज हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स किस में चेंज हो जाती है, और ब्लैक बॉडी में एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपके पास वहाँ होती है, उसमें आपके पास उसकी वैल्यू वहाँ पर भी लार्ज की जाती है, लिमिट लगाकर वहाँ पर लार्ज की जाती है। वहाँ पर क्या किया जाता है, लिमिट लगाकर वहाँ पर एच की वैल्यू जीरो की तरफ ली जाती है। ठीक है, एच की वैल्यू जीरो की तरफ ली जाती है, वहाँ लिमिट लगाकर एच की वैल्यू जीरो की तरफ ली जाती है। जब वो बातें आएंगी वो हाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि आपके पास एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, पैकेट्स के रूप में होते हैं। फोटोन आपके पास है, कोई भी सरफेस पे फोटोन जाके टकराते हैं तो आपके पास पैकेट्स के रूप में टकराते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, एन एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एन एच न्यू के बराबर होती है। अगर मैं एच की वैल्यू जीरो की तरफ ले लेता हूँ, क्योंकि एच की वैल्यू अगर मैं जीरो की तरफ ले लेता हूँ, ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का फंक्शन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ही ट्रीट की जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ही ट्रीट की जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ही ये आपके पास ट्रीट की जाती है। ठीक है, और एन है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स ले सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स ले सकते हो, ये आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं और एनर्जी होती है। अगर इसकी वैल्यू मैं जीरो की तरफ ले जाऊं तो आपके पास, यानी इसको हटा दूं मैं,
इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके पास क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके से आपके पास अगर इसी तरीके से एच की वैल्यू अगर मैं जीरो की तरफ ले जाऊं, या फिर ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं एच गोज टू जीरो, या फिर लार्ज नंबर ऑफ एन, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में लेते हैं वहां पर स्टेट्स की लार्ज ऑफ एन, और यहां पर एच गोज टू जीरो, तो ऐसी जो कंडीशंस अपन कंसिडर करते हैं, तो ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ये सारी कंडीशंस रहती हैं आपके पास। अब एटॉमिक फिजिक्स में बात करूं तो देखिएगा, एटॉमिक फिजिक्स में कैसे बात करते हैं अपन। तो एटॉमिक फिजिक्स में क्या लेते हैं, क्वांटम नंबर्स लेते हैं। तो आपके पास अगर क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट करना है, तो एन गोज टू इनफाइनाइट। ये आपके पास क्या है, क्वांटम नंबर की लार्ज वैल्यू ली गई है, लार्ज वैल्यू ली गई है, लार्ज वैल्यू ले ली गई है, तो ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही बोर क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल है, यही आपके पास बोर्स क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल है, क्रॉसपोंड प्रिंसिपल है, यही आपके पास बोर का क्रॉसपोंड प्रिंसिपल है। तो इसको लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा, एज पर क्वांटम मैकेनिक्स, एज पर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एज पर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर n is large number, n is taken, n is taken, taken large number, then quantum mechanics convert, quantum mechanics, quantum mechanics convert, quantum mechanics convert to classical mechanics, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स कन्वर्ट, क्वांटम मैकेनिक्स कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स, इनटू इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, that is known as, that is known as, that is known as Bohr's correspondence principle। In quantum mechanics, in quantum mechanics, number of photons, number of photons, photons in quantum mechanics, in quantum mechanics, in quantum mechanics, we can take, we can take
energy of photon like E equal to nh nu, then we can remove h, then quantum mechanics quantum mechanics quantum mechanics quantum mechanics quantum mechanics convert into classical mechanics because h is Planck constant, then it is removed from where, removed and mu is remaining where, then mu is frequency mu is used as a mu is used as frequency of any system, that is classical mechanics. लिख दीजिएगा, कंप्लीट लिख दीजिए। एग्जाम्पल और लिखा दिया, ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ से ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल और लिखा दिया है अपन ने, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कीजिएगा, इसको प्रॉपरली वे में नोट्स बनाइएगा, तो आपको समझ में भी आएगी सारी बातें, ठीक है। प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा इसके, जो प्रॉपरली आपको सारी बातें समझ में भी आएगी, ठीक है। प्रॉपरली नोट्स बनाने से आपको क्या है, सारी बातें क्लीन होगी, समझ में आएगी, सारे टेक्निकल वर्ड्स क्लीन होंगे, ठीक है। इसमें ब्लैक बॉडी के बारे में भी लिख सकते हो, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। सारी बातें इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल और है अपने पास, जैसा कि आपके पास इसमें होता है कम्युनिकेटर होता है, जैसे एक्स पी एक्स का कम्युनिकेटर करते हैं अपन, कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स पी एक्स होता है, माइनस पी एक्स एक्स होता है। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स सोचें तो इन मल्टीप्लाई का कोई भी मतलब नहीं होता, डायरेक्ट जीरो वैल्यू आती है, परंतु यहाँ पर डायरेक्ट जीरो नहीं आती है, इसका रिजल्ट आता है आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पर भी कौन छुपा है, यहाँ पर भी आयोटा एच अपॉन 2 पाई छुपा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास क्या छुपा है, यहाँ पर भी आपके पास एच अपॉन 2 पाई छुपा है, यहाँ पर भी ये एच छुपा है। अगर एच को रिमूव कर दिया, यानी एक्स पी एक्स बना लिया, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, एक मिनट रुकना, ये अपन ने एक्स पी एक्स बना लिया या पी एक्स एक्स बना लिया, तो ये वैल्यू जीरो होती है। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स सोचें, क्लासिकल मैकेनिक्स अगर अपन सोचें तो ये वैल्यू आपके पास जीरो होगी, परंतु आयोटा एच क्रॉस इसकी वैल्यू होती है। एक्स पी एक्स की क्या होती है, आयोटा एच क्रॉस। आयोटा इसको एच क्रॉस को क्या लिखते हैं, एच अपॉन 2 पाई लिखते हैं। यानी आपके पास यहाँ पर भी एच को रिमूव कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो देगा। ये वैल्यू क्या देगा आपको, जीरो ही देगा। तो ये आपके पास इसको रिमूव, एच को रिमूव करते ही तो ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यही बोर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। क्वांटम मैकेनिक्स को अपन एटम्स के नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं, वो एन है, इनको लार्ज ले लेते हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। एटॉमिक फिजिक्स स्टडी इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास ये स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। इस अब आगे चल रहे हैं अपन, नोट करते जाइए साथ साथ में। अब देखिएगा आगे अपन चल रहे हैं, तो इसको नोट कीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो देखिएगा अब है, आगे बात करते हैं। तो बोर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की बात करें, जैसा कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स कन्वर्ट हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स कन्वर्ट हो रही है, तो उसके क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट इक्वल कर देते हैं, इक्वल आते हैं, ये अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन चेक कर लेते हैं। अब एन की वैल्यू अगर लार्ज ले ले, उस कंडीशन में इसके रिजल्ट बराबर आते हैं क्या, इस बात को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब क्वेश्चन डालिएगा, एक क्वेश्चन डालिएगा, चेक क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट, क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट, मैकेनिकली रिजल्ट टू क्लासिकल मैकेनिकल रिजल्ट, क्लासिकल मैकेनिकल रिजल्ट, मैकेनिकल रिजल्ट एट n goes to infinite where n is quantum number, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन देखते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखिएगा क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट, क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट। ठीक है, मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट from Bohr's correspondence principle, Bohr's correspondence principle। लिखिएगा इतना। ठीक है, तो अब आपके पास एम वी की एन स्क्वायर आवर आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आवर आर एन का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब देखिएगा ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब इसी को आगे अपन ट्रीट करेंगे। ये आपके पास क्या थी डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब ये कोई एटम में रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास ऑर्बिट है, ये आपके पास जेड न्यूक्लियस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ठीक है, इस ऑर्बिट में
रिवॉल्व हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट आपके पास क्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसके अगेंस्ट क्या होगी, ये रिवॉल्व होगा तो इसके अगेंस्ट आपके पास क्या होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर एंगुलर ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसको रिमूव कर देते हैं, वी एन को क्या किससे रिमूव करते हैं, आर एन ओमेगा से। ठीक है, आर एन ओमेगा से रिमूव करते हैं तो ये आपके पास आर एन ओमेगा का स्क्वायर आवर आर एन। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 लिख देते हैं, के जेड ई स्क्वायर आवर आर एन से। ठीक है, अब इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपन चेक करते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा, ये आपके पास एम आर एन का स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर और आर एन। इस आर एन को इस तरफ ले आइएगा, एम को भी इस तरफ ले आइएगा, ओमेगा स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर और आर एन की क्यूब, और एम नीचे आ जाएगा, ये एम नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और के जेड ई स्क्वायर और आर एन हो जाएगा, आर एन की क्यूब हो जाएगा, ये आपके पास क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी क्यूब हो जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आर एन की वैल्यू रखते हैं। आर एन की वैल्यू क्या थी, एच क्रॉस स्क्वायर के एम के ई स्क्वायर, और ये आपके पास एन स्क्वायर और जेड, ये वैल्यू थी क्या, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, ये वैल्यू थी, इसकी जगह वैल्यू पुटअप करो, आर एन की जगह वैल्यू पुटअप करो। ये आपके पास आर एन की वैल्यू है, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू है, ये वैल्यू पुटअप करो। तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिएगा क्या आता है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर और एम, और ये वैल्यू अपन रखते हैं एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये आपके पास जेड की क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब इस रिजल्ट को अपन चेक कर रहे हैं, तो एक बार रिजल्ट को अपन चेक करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, अपन को एन की वैल्यू चाहिए, अब केवल एन की वैल्यू चाहिए, बाकी वो कांस्टेंट करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा केवल अपन एन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि लार्ज क्वांटम नंबर चाहिए अपन को। ठीक है, क्वांटम नंबर चाहिएगा यहाँ पर, अपन को क्या चाहिएगा, क्वांटम नंबर चाहिएगा। क्वांटम नंबर वो भी क्या, लार्ज क्वांटम नंबर, लार्ज क्वांटम नंबर चाहिएगा। एन की क्या चाहिएगी अपन को, लार्ज वैल्यू चाहिएगी। तो उसके अगेंस्ट अपन यहाँ पर बातें करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पर अपन बातें करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। इतना मैं लिख दीजिएगा पहले, फिर अपन आगे चलेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का अपन ने, इस रेडियस का अपन ने सहारा लिया है, रेडियस। ठीक है, नोट कीजिएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे चलते हैं। पॉज कर वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा और फिर आगे देखिएगा क्या हो रहा है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एन स्क्वायर है और इसकी क्यूब है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये रूट ऑफ एन स्क्वायर की क्यूब।
ठीक है। रूट इस एन से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ये आपके पास क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट आया है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल ही रिजल्ट आया है। तो देखिएगा अब ये आपके पास क्या आया है, ये रिजल्ट जो आया है क्वांटम मैकेनिकल बोल सकते हैं या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि अपन ने इस इक्वेशन से निकाला है इसको, mv² rn के z e² और rn का स्क्वायर, इस रिजल्ट से निकाला है। तो ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है। तो अपन ने वहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वांटम मैकेनिक्स को हटाकर क्लासिकल मैकेनिक्स रिजल्ट ये लिख दीजिए। अब क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल का रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्वांटम मैकेनिकल का रिजल्ट देखते हैं। ये रिजल्ट आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, अब देखते हैं अपन, इसको ले दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट इक्वेशन डालिएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट डालेगा क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट, क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल का रिजल्ट क्या आएगा ये देखिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स से क्या होता है, अपन ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा था कि आपके पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी एनर्जी चेंज होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर एनर्जी होती है। यानी आपके पास एच न्यू के बराबर एनर्जी होगी, यानी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू एच ओमेगा। ठीक है, एच क्रॉस ओमेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, एक एच क्रॉस ओमेगा के बराबर एनर्जी होती है। कोई दोनों आपके पास स्टेट होती है, ये मान लीजिए दोनों स्टेट होती है, दोनों स्टेट में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होता है। फाइनल एनर्जी लिखिएगा क्या होगी आपके पास, एनर्जी का क्या फॉर्मेट होता है फाइनल एनर्जी का, ये आपके पास होगा माइनस, अभी एनर्जी का फॉर्मेट लिख के आए अपन, z² 4 पाई के को क्या लिख दिया अपन ने, 4 पाई ε0 का स्क्वायर 2 h क्रॉस स्क्वायर और यहाँ n² फाइनल। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, m⁴ z² 4 पाई ε0 का स्क्वायर 2 h क्रॉस स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब देखिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन क्या लोगे, m⁴ z² 4 पाई ε0 का स्क्वायर 2 h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा 1 इनिशियल का स्क्वायर 1 फाइनल का स्क्वायर, ये बनेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा इसको। अब क्या कीजिएगा, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं इनिशियल को एन, इनिशियल को एन बोल देते हैं, एन फाइनल को n+1 बोलेंगे। ठीक है, एक स्टेट आगे है, यानी फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट से एक स्टेट आगे, इनिशियल स्टेट n है, फाइनल स्टेट जो इनिशियल स्टेट n से एक स्टेट आगे है। ठीक है, इनिशियल स्टेट से एक स्टेट आगे, तो उस एक स्टेट को अपन ने क्या किया है, यहाँ पर आगे किया है। ठीक है, एक स्टेट को आगे किया है, वैल्यू डाल दो, यहाँ पर वैल्यू डालो, तो यहाँ पर क्या आएगा, m⁴ z² 4 पाई ε0 का स्क्वायर 2 h क्रॉस स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आई 1/n², यानी 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा, m⁴ z² 4 पाई ε0 का स्क्वायर 2z², ये आपके पास आ जाएगा n+1 का स्क्वायर को मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो मैंने ये एलसीएम ले लिया है n+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दीजिएगा प्रॉब्लम को, तो m⁴ z² 4 पाई ε0 का स्क्वायर 2z h क्रॉस स्क्वायर n² + 1 +
2n-n² और n², ये आपके पास n+1 का स्क्वायर, n² से n² कैंसिल हो गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा एक्सप्रेशन को, ये आपके पास यहाँ से देखिएगा, इसको h क्रॉस ओमेगा के बराबर है। ये एक्सप्रेशन क्या है, h क्रॉस ओमेगा के बराबर है। तो m⁴z² और 4πε0 का स्क्वायर 2z² ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया 2n+1। ठीक है, और इसमें नीचे हाईएस्ट पावर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे n गोज़ टू इन्फाइनाइट ये लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। तो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट को किससे सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, कॉपी किताब बंद करो, ध्यान से सुनो। एंड डायरेक्ट इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो ये लिमिट लगानी पड़ेगी। तो हाईएस्ट पावर ले लेता हूँ, यहाँ से हाईएस्ट पावर कितनी आएगी n², ये n², तो n⁴ डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आगे चेंजमेंट करना पड़ेगा, तो पहले ही चेंजमेंट कर देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया हो, इसको 2 बोल दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में ये कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते जाइएगा, मैं मिटो रहा हूँ भाई, नोट कर लीजिए साथ साथ में। ठीक है, 1 2 3, अब मिटो रहा हूँ। ये आपके पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स की कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ठीक है, ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स की कंडीशन आई थी, इक्वेशन नंबर 3 थी वहाँ पर। ठीक है, इसको 4th बोल दीजिएगा, इसको 5th बोल दीजिएगा। ठीक है, इसको 5th बोल दीजिएगा, नोट कर लीजिए, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की 3rd इक्वेशन आई थी। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, फॉर अप्लाइंग बोर्स क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल दैट इज क्या होगा आपके पास, बोर्स क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स n गोज टू लार्ज, ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा और इक्वल टू ये n की टर्म यही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n+1 n⁴। अब लिमिट लगा दो, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, ये लिमिट लगा दी, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 2n+1 को क्या लिख सकते हो,
प्लस एन की पावर 4 लिख सकते हो। इसको 2n+1 को 2n+1 लिख सकते हो, ठीक है। ये n गोज टू इन्फाइनाइट कर दिया है। अब एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा ये आपके पास कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और ये 2 भी कांस्टेंट में चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। और यहाँ से आपको पता पड़ रहा है, यहाँ से आपके पास क्या पड़ रहा है, पता पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पता पड़ रहा है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट फॉर क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6 are same for quantum mechanical and classical mechanical result ठीक है। ये आपके पास बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिएगा इसको। इसी के साथ इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन समरफील्ड मॉडल और ग्रॉस स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है। ग्रॉस स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड ग्रॉस स्ट्रक्चर में अपन पढ़ेंगे लैम्डा की वैल्यू 1/λ की वैल्यू, यानी म्यू बार की वैल्यू कैसे आएगी, उसके रिजल्ट कैसे आएंगे। और आपके पास मास इनफाइनाइट हुआ, उस कंडीशन में मास फाइनाइट हुआ, उस कंडीशन में ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करना चाहेंगे, ठीक है। और ग्रॉस स्ट्रक्चर से पहले समरफील्ड मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्स मॉडल ने अपने मॉडल दे दिए और इसने इलिप्टिकल मॉडल दिया। समरफील्ड ने क्या दिया, इलिप्टिकल मॉडल दिया। तो उसने सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का यूज़ लिया। वो कैसे यूज़ लिया अगले सेशन में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।